Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है उच्चतम ऑक्सीजन अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्तियां। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उच्चतम ऑक्सीजन अवस्थाओं के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि भाई कौन कौन सी उच्चतम ऑक्सीजन अवस्थाएं हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन ने अच्छी तरीके से एक क्लास पूरी कंप्लीट है बेटा। जो इसकी लास्ट क्लास है ना वो बेटा, वो ऑक्सीजन अवस्था के बारे में ही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना बेटा, वो है उच्चतम ऑक्सीजन अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्तियां। ठीक है, और पढ़ रहे हैं बेटा ये अपन डी ब्लॉक के अंदर, यानी संक्रमण तत्व वाले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें से नीट के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है ना, तो इसका अच्छे से आप एक बार क्लियर कर लेना बेटा। देखो, मैंने साथ में ये जो डी संक्रमण तत्व है, जो अपन के प्रथम संक्रमण श्रेणी जिसको अपन बोलते हैं, उसकी ऑक्सीजन अवस्था भी बेटा आपको दिखा दिए। यानी स्केडियम ज्यादातर कितने अधिकतम करेगा बेटा? +3। क्यों +3 क्यों प्रदर्शित करता है बेटा? क्योंकि जब अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना स्केडियम, ठीक है, तो स्केडियम का क्या होता है बेटा? 4s2 और 3d1 होता है। यानी जो 4s का उपकोष है और जो 3d उपकोष है, इन दोनों के बीच में ऊर्जा स्तर क्या होता है? बहुत कम होता है। इसलिए बेटा ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन साथ में निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में टाइटेनियम +4 है, वेनेडियम +5 है, क्रोमियम +6, मैग्नीशियम +7, आयरन +6, कोबाल्ट +4, निकिल +4, कॉपर +2 और जिंक +2। ठीक है, ये जो जिंक वाला है ना बेटा, इन दोनों का विशेष तौर से ध्यान रखना, स्केडियम और जिंक। जिंक क्या है बेटा? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना बेटा, 3d10 4s2 होता है। ठीक है, तो जब ये किसी यौगिक के साथ में मिलेंगे, किसी अन्य तत्व से क्रिया करेंगे ना बेटा, तो जो इसमें S वाला है ना बेटा, S को जो 2 इलेक्ट्रॉन है वही भाग लेते हैं, डी वाला इसमें भागीदारी नहीं करता है। इसलिए इसकी जो अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था है ना बेटा, +2 होती है। ठीक है, तो ये अपन के जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट में अपन के किसी तत्व के द्वारा जो सबसे सर्वाधिक जो ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, वो अपन के मान दे रखा है। ठीक है, अब बात आती है अपन के जो संक्रमण तत्व है। ठीक है, इन संक्रमण तत्वों की जो ऑक्सीजन अवस्थाएं हैं वो सबसे ज्यादा स्थिर कहाँ रहती है? ठीक है ना, तो ये आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो बेटा, क्योंकि जो इनके साथ में क्रिया करने वाला जो एलिमेंट रहेगा, किसके साथ में बेटा? डी संक्रमण तत्व वाले जो अपन के तत्वों के साथ में जो एलिमेंट अपन के इनसे क्रिया करेगा, ठीक है, वो यदि अपन के उच्च विद्युत ऋणी तत्व है, क्या है बेटा? उच्च विद्युत ऋणी तत्व है, तो उनके साथ में ये सबसे अधिक स्थायी होते हैं बेटा। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा स्थायित्व या सबसे ज्यादा स्थिर बोल सकते हो आप, स्थिर होते हैं। ठीक है ना, तो जो सबसे ज्यादा उच्च विद्युत ऋणी तत्व कौन से है बेटा? एक तो जैसे फ्लोरीन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ये जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है ना बेटा, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ में कौन? फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर बेटा फ्लोराइड और ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जब फ्लोराइड और ऑक्साइडों का निर्माण होता है ना बेटा, तो ये जो डी ब्लॉक वाले प्रथम श्रेणी के जो संक्रमण तत्व है, ठीक है, ये अपनी अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था या ऑक्सीजन संख्या आप बोल सकते हो, उसका उपयोग करके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जैसे अपन के बात करें टाइटेनियम की। ठीक है, टाइटेनियम सबसे ज्यादा कितनी ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित कर रहा है बेटा? +4 कर रहा है। तो ये अपन के यदि फ्लोरीन के साथ में क्रिया करेगा, इसके साथ में फ्लोरीन के साथ में क्रिया करेगा, तो पूरी ऑक्सीजन संख्या का उपयोग करके बनाएगा। ठीक है, फ्लोरीन की कितनी होती है बेटा? -1 होती है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि टाइटेनियम टेट्राफ्लोराइड यानी अपन के 4 फ्लोरीन के साथ में क्रिया करेगा। ठीक है, और 4 फ्लोरीन के साथ में क्रिया करेगा ना बेटा, तो इसकी संपूर्ण ऑक्सीजन संख्या का उपयोग होकर कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो ये अच्छे से दिमाग में बैठा लो बेटा। कोई भी एलिमेंट यदि अपनी पूरी ऑक्सीजन संख्या का उपयोग करके यदि कोई कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, तो वो सबसे अधिक स्थिर होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं बेटा, कि जो मैंने अभी चीज बोली कि जो संक्रमण धातुएं हैं वो अपन के उच्च ऑक्सीजन अवस्था, ठीक है, और उच्च ऑक्सीजन अवस्था में जैसे फ्लोराइड और ऑक्साइड में सबसे अधिक स्थिर होती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट रहेगा बेटा अपन के। ठीक, चलो पहला पॉइंट लिख देते हैं अपन, साथ साथ में लिखते रहो, साथ साथ में समझते रहो। ठीक है, तभी आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। देखो, ये जो संक्रमण तत्व है ना बेटा, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व कौन से बेटा? डी ब्लॉक वाले। ठीक है,
और ये जो संक्रमण तत्व है ना बेटा, सारी की सारी धातुएं हैं। क्या बेटा? अपन के धातुएं हैं। संक्रमण तत्व या धातुएं की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसके साथ सबसे स्थिर होती है बेटा? फ्लोराइडों और ऑक्साइडों के साथ। तो यहां लिख देता हूं मैं, फ्लोराइडों व ऑक्साइडों, ठीक है, के साथ के साथ सबसे अधिक स्थिर, ठीक है ना बेटा, क्योंकि संपूर्ण ऑक्सीकरण संख्या का यूज कर लेते हैं बेटा, स्थिर होती है। अब देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपन के बात करें, जैसे एक तो लेते हैं बेटा टाइटेनियम का, ठीक है, एक लेते हैं अपन वेनेडियम का, और एक ले लेते हैं अपन क्रोमियम का, और एक ले लेते हैं अपन मैग्नीज का। ये 4 एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा मैं, चारों के साथ में। अब यदि मेरे को इसके साथ में बेटा फ्लोरीन की क्रिया करवानी है, ठीक है, यानी टाइटेनियम का होता है बेटा +4 और फ्लोरीन का होता है -1, ठीक है। तो जब अपन कंपाउंड बनाते हैं ना बेटा, देखो टाइटेनियम +4 है, ये अपन का हो गया +4, और फ्लोरीन कितना होता है? -1, ठीक है। तो जब अपन इसका कंपाउंड बनाते हैं तो क्या बनता है बेटा? तो ये कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे, यानी Ti1, और F कहाँ चला, +4 कहाँ चला जाएगा बेटा? फ्लोरीन के नीचे। ये अपन ने पढ़ा है ना बेटा 9th क्लास के अंदर, कंपाउंड बनाना, TiF4 आ गया, ठीक है। जैसे अपन वेनेडियम की बात करें, ठीक है, वेनेडियम अधिकतम कितनी प्रदर्शित कर रहा है बेटा? +5 कर रहा है। तो वेनेडियम का +5 और फ्लोरीन का -1, तो क्या बन जाएगा? VF5, ठीक है। यदि मैं बात करूं अपन के एक कंपाउंड मिश्र बनाते बेटा, जैसे मैग्नीज हो गया, और मैग्नीज के साथ में एक तो अपन ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं और एक फ्लोरीन जोड़ रहे हैं। फ्लोरीन का -1, ऑक्सीजन का -2, और इसका कितना है बेटा? अपन के मैग्नीज का +7 है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, एक तो हो गया बेटा मैग्नीज, ठीक है, ऑक्सीजन के कितने लें? 2 दूनी 4 ले लें, O2 और F, ये हो गए संतुलित बेटा, +7, और ऑक्सीजन का 2 का कितना हो जाएगा? +4 होगा, तो 3 लेते हैं, चलो MnO3 हो जाते हैं, 3 दूनी 6, यानी -6 और फ्लोरीन का -1। तो अपन के कंपाउंड इस प्रकार का बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं बेटा? अपन के संपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था का यूज कर रहे हैं। देखो अब एग्जाम्पल लिखो बेटा, सबके समझ में आ गया होगा कि टाइटेनियम है बेटा +4 वाला, तो इसके साथ में जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा F4। वेनेडियम के बाद साथ में यदि फ्लोरीन जोड़े तो F5 हो जाएगा, और क्रोमियम के साथ में यदि अपन, चलो ऑक्सीजन जोड़ते हैं बेटा, क्या जोड़ते हैं? क्रोमियम के साथ में ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं, क्रोमियम, और इधर है अपन के ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का -2 और क्रोमियम का होता है बेटा +6, ठीक है। तो इसका अपन क्या बनाए बेटा? चलो इसको काट लेते बेटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा अपन के? ये इधर आ जाएगा क्रोमियम का 1 और ऑक्सीजन का 3, तो ये बन गया बेटा CrO3। इसका देखो बेटा मैग्नीशियम का, चलो इसका मिश्र रूप लिख देते हैं अपन के, जो अभी मैंने बताया बेटा MnO3F1, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है अपन का सर्वाधिक जो ऑक्सीकरण अवस्था है ना बेटा, जो डी संक्रमण वाले जो तत्व है वो अपन के फ्लोरीन और ऑक्साइडों के साथ में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दूसरा है बेटा कि ये फ्लोरीन के साथ में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है, ठीक है। तो देखो बेटा, दूसरा पॉइंट है अपन के कि फ्लोरीन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को स्थिर कैसे करता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो फ्लोरीन है ना,
उच्च ऑक्सीकरण अवस्था अवस्था को स्थिर करता है। अब कैसे करता है वो मैं आपको बताऊं बेटा। देखो ये जो फ्लोरीन है ना बेटा, ठीक है, सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। क्या है? सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी, ठीक है। अब ये जो सबसे अधिक विद्युत ऋणी है ना बेटा, ये जो अपन के संक्रमण तत्व यानी धातु से क्रिया करेगा। देखो बेटा, ये धातु है, संक्रमण तत्व सारे के सारे क्या अपने के धातु है, और फ्लोरीन क्या है बेटा? अधातु है, ठीक है। तो धातु और अधातु मिलकर किसका निर्माण करते हैं बेटा? आयनिक बंध का निर्माण करते हैं, या आयनिक यौगिक बोल सकते हो, या आयनिक बंध की बात कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। और आयनिक बंध क्या होता है बेटा? सबसे मजबूत होता है, सबसे मजबूत होता है, ठीक है ना। यदि धातु और धातु मिलती तो धात्विक होता, अधातु और अधातु मिलती तो सहसंयोजक होता, और यदि कोई अणु और अणु आपस में बंध बना रहे हैं तो वो क्या रहता बेटा? अपन के वांडरवाल होता, ठीक है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है बेटा? धातु और अधातु की। दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आयनिक बंध। और आयनिक बंध क्या होता है बेटा? सबसे ज्यादा मजबूत बंध होता है धातु के साथ में, ठीक है ना। तो ये जो फ्लोरीन है ना बेटा, सबसे अधिक विद्युत ऋणी है, और सबसे अधिक विद्युत ऋणी है तो जो आयनिक बंध है ना वो अपन का बहुत मजबूत बनेगा, और बहुत मजबूत बनेगा तो जो अपन के कंपाउंड है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा बेटा? अच्छा और एकदम स्थिर बन जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा बेटा? इनके बीच में एक मजबूत बंध का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि जो फ्लोरीन है ना बेटा, ठीक है, इसका लिख देता हूं मैं अपन की, क्योंकि पहली चीज क्या थी बेटा अपन के कि फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन आपको पता है क्या हो जाएगा बेटा? अपन के उच्च विद्युत ऋणी है। पहली चीज तो ये हो गया, उच्च विद्युत ऋणी, ठीक है। दूसरा है कि भाई जो धातु के साथ में क्या रहेगा बेटा? मजबूत बंध बनाएगा। तो यहां लिख देता हूं मैं, धातु के साथ मजबूत बंध, ठीक है। अब एक तीसरी चीज और बताता हूं बेटा आपको मैं, कि ये क्या होते हैं बेटा? इसमें से चलो यहां लिख देता हूं मैं अपन के, कि ये जो अपन के बन रहे हैं ना बेटा धातु के साथ मजबूत बंध, यानी जो आयनिक बंध है, ठीक है, इससे अपन को एक तो बेटा उच्च जालक ऊर्जा। अभी जालक ऊर्जा क्या चीज होती है उसको बताता हूं मैं आपको। उच्च जालक ऊर्जा व उच्च बंध एंथैल्पी, एंथैल्पी, ठीक है, प्राप्त होती है। अब ये कैसे प्राप्त होती है ये बताता हूं बेटा मैं। देखो प्राप्त होती है, पहले इन दोनों की परिभाषा लिख लेते हैं बेटा नोट लगा के, ठीक है ना। परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले जालक ऊर्जा की, यहां लिख रहा हूं बेटा मैं नोट लगा के, जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा ये क्या चीज है? जालक ऊर्जा बोला जाता बेटा ये जो अपन के एक मोल जो अपन के आयनिक ठोस है ना बेटा, एक मोल आयनिक ठोस, क्योंकि बेटा आयनिक बंध से बना हुआ है तो आयनिक यौगिक ही होगा, और आयनिक यौगिक है इसका मतलब ये क्या रहेगा बेटा? आयनिक ठोस। इस आयनिक ठोस को अपन को किस आयनों में तोड़ना बेटा? गैसीय आयनों में तोड़ने के लिए जो अपन को ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है ना, उसको बोला जाता है बेटा अपन के जालक ऊर्जा, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं मैं अपन के एक मोल आयनिक ठोस को गैसीय, गैसीय किसमें तोड़ेंगे बेटा? परमाणु में तोड़ेंगे, अणु में तोड़ेंगे, आयनों में तोड़ेंगे, क्योंकि तो बेटा आयनिक है तो इसका मतलब क्या है? गैसीय आयनों में, गैसीय आयनों में बदलने के लिए के लिए ऊर्जा, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो आयनिक बंध है ना,
आयनिक बंध बेटा आयनिक ठोस का निर्माण करते हैं। और अब यदि इस आयनिक ठोस को मेरे को तोड़ना है तो सीधी सिंपल सी बात है बेटा, नॉर्मल ऊर्जा से टूट जाएगा क्या? नॉर्मल ऊर्जा से नहीं टूटने वाला ना, तो अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। और ज्यादा ऊर्जा देनी, इसका मतलब जो चालक ऊर्जा का मान क्या रहेगा इसमें, उच्च रहेगा। दूसरी चीज है बेटा बंद एंथैल्पी। बंद एंथैल्पी का मतलब है ये जो गैसीय अणु है ना, आयन जो बनेंगे अपन, ठीक है, जिसके अपन जिक्र कर रहे हैं बेटा, जो गैसीय अणु है, ठीक है, क्योंकि आयन भी बनते हैं, अणु भी तो बनते हैं, ठीक है। तो गैसीय अणु को किसमें तोड़ना बेटा, गैसीय परमाणुओं में। किसमें तोड़ना, गैसीय अणु को गैसीय परमाणु में, ठीक है। तो अब यदि अपन के इसके यदि कोई गैसीय अणु बन रहे हैं किसके, जब अपन ने आयनिक ठोसों को किस में परिवर्तित किया, गैसीय में। और गैसीय को यदि अपन को किस में परिवर्तित करना है बेटा, अणुओं को परमाणुओं के अंदर परिवर्तित करना है, ठीक है। तो परिवर्तित करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, ऊर्जा देके उसको तोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब बताओ वो आसानी से टूट जाएंगे क्या? आसानी से नहीं टूटने वाले, ठीक है ना। अपन को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो बंद एंथैल्पी का मान है उसका भी मान क्या हो जाएगा बेटा, उच्च हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसकी परिभाषा भी आपको लिखवा देता हूं। परिभाषा ये रहेगी, चलो नोट लगा के लिखता हूं आपके, नोट बंद एंथैल्पी, बंद एंथैल्पी। बंद एंथैल्पी का क्या मतलब रहेगा, यानी बेटा एक मोल गैसीय अणु को गैसीय परमाणु में बदलने के लिए ऊर्जा, तो ये हो जाएगा अपन के एक मोल गैसीय अणुओं को परमाणु में बदलने के लिए ऊर्जा, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया बेटा, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट है, ये तो हो गई बेटा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की। अब बात करते हैं अपन निम्न ऑक्सीकरण अवस्था की। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था पर एलिमेंट अस्थिर होता है, स्थिर नहीं होता है। क्योंकि क्योंकि बेटा ये जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में रहेगा ना, तो वो अपन के परिवर्ती संयोजकता भी दर्शा, जो अपन के परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है ना। वो प्लस माइनस ऊपर नीचे भी कर सकता है, ठीक है ना। तो वो क्या रहेगा बेटा, अपन के अस्थिर रहेगा। और अस्थिर होता है बेटा जो अपन के निम्न विद्युत ऋणी तत्व है, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इनके साथ में यदि वो क्रिया करेगा तो बेटा हमेशा क्या करेगा, अपन के निम्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब जो कंपाउंड बन रहा है वो अपन के बेटा अस्थिर रहेगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा अपन के निम्न ऑक्सीकरण अवस्था यानी अस्थिर हो जाएगी बेटा। तो तीसरा पॉइंट है अपन के निम्न ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा अस्थिर होती है बेटा, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना आप, अस्थिर होती है, ठीक है ना। इसका चलो एग्जाम्पल भी दे देता हूं मैं आपके, कि जैसे उदाहरण लेते हैं बेटा अपन, वेनेडियम ले लिया अपन ने, और यहाँ ले रहा हूं बेटा मैं X2। X2 का मतलब है ये जो X है ना बेटा, ये अपन का क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी VCl2, VBr2, Vi2, ठीक है ना। ये अपन के परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेटा अपन के अस्थिर होते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 है कि जब यदि मैं आपको बोल दूं कि बेटा क्वेश्चन ध्यान से सुनना आप, कॉपर आयन, ठीक है, तथा आपको बोल दिया जाए कि आयोडीन आयन की अभिक्रिया बताइए, ठीक है। अभिक्रिया संतुलित करना है बेटा इसको, तो क्या क्या होगा इसमें, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझना बेटा। ये जो कॉपर आयन है ना बेटा, इस अभिक्रिया में ध्यान रखना, आयोडीन आयन का क्या करता है बेटा, ऑक्सीकरण करता है। तो यहां लिख देता हूं मैं आपके कि कॉपर आयन
कॉपर आयन क्या करते हैं बेटा, आयोडाइड आयन का ऑक्सीकरण करता है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है बेटा, कॉपर आयन आयोडाइड आयन का ऑक्सीकरण करता है, सिद्ध करो। ऑक्सीकरण करता है, ठीक है। यह क्वेश्चन आ जाता है बेटा कॉपर आयन तथा आयोडीन की अभिक्रिया। अब देखो ये कैसे अभिक्रिया होगी। जैसे मैं दो ले रहा हूं बेटा कॉपर Cu+2 और यहाँ ले लिया बेटा 4 आयोडीन, और ये अपन के चेंज होगा बेटा अपन के Cu2 है ना, तो ये हो जाएगा बेटा Cu2I2+I2, ये कॉपर हो जाएगा बेटा। I2 होगा कॉपर होगा, हाँ चलो कॉपर के दो ले लिए ना बेटा अपन, I2 ही होगा। अब देखो बेटा इसको ध्यान से समझना आप, इसमें कहानी क्या हो रही है। देखो मैंने क्या बोला, कॉपर आयन आयोडाइड आयन का ऑक्सीकरण करता है। ये रहा बेटा आयोडाइड आयन, ठीक है। आयोडाइड आयन किस में चेंज हो रहा है बेटा, आयोडीन में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है अपन के, आयोडीन में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेटा अपन के, इसके ऊपर जो ऋणावेशित है, जो चार्ज आ रहा है, वो हटकर किस में चेंज हो रहा है अपन के, आयोडीन में चेंज हो रहा है। चार्ज कब आता है बेटा, जब ये किसी का इलेक्ट्रॉन खुद लिए हुए बैठा है, ठीक है, खुद लिए हुए बैठा रहता है तभी तो उसके ऊपर चार्ज आएगा। अब यदि जो लिया हुआ इलेक्ट्रॉन है यदि वो वापस लौटा रहा है, तो उसके ऊपर जो आयन है, जो अपन के जो आवेश है कहने का मतलब, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बेटा, हट जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं कि जो अपन के लिया हुआ जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपन वापस बाहर निकाल रहे हैं, और जब अपन किसी भी आयन से यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है बेटा ऑक्सीकरण। क्या बोला जाता है इसको, ऑक्सीकरण। तो यहां लिख रहा हूं मैं अपन के, ध्यान देना बेटा कि पॉइंट लिख रहा हूं मैं अपन के कि जो आयोडीन है, ठीक है, ये चेंज हो रहा है बेटा I2 के अंदर, और इसको बोला जाता है बेटा अपन के ऑक्सीकरण, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। अब दूसरा एक चीज और भी है इसमें, ये क्या है बेटा, ये जो कॉपर आयन है ना बेटा, ठीक है, कॉपर आवेश कब आता है बेटा, जब अपन किसी को इलेक्ट्रॉन दे रखे होते हैं। अब ये जो कॉपर आयन है ना बेटा, कॉपर में चेंज हो रहा है, शुद्ध धातु में चेंज हो रहा है। तो जो इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, ठीक है, उससे वापस ले रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है ना बेटा, तो वहां होता है अपचयन। तो ये किससे ले रहा है बेटा, आयोडीन से ले रहा है, यानी आयोडीन के पास में एक्स्ट्रा है, इसलिए इसने इसका इलेक्ट्रॉन वापस छीन के किसमें चेंज हो गया बेटा, कॉपर में चेंज हो गया, ठीक है। तो देखो यहां देखो ध्यान से समझना बेटा, ये जो Cu एक कॉपर के ऊपर कितना आवेश होता है बेटा, +2 होता है, ठीक है। तो 2 कॉपर पे कितना हो जाएगा बेटा, +4 हो जाएगा। आई चीज समझ में, कितना हो जाएगा बेटा, +4। अब यहाँ कितने आयन का प्रयोग कर रहा है बेटा, इसको ध्यान से देखो बेटा। आयोडीन का होता है बेटा -1 और कॉपर का होता है +2, तो दो ही आयोडीन जुड़े हैं ना, यानी सिर्फ अपन के +2 का ही काम उपयोग किया हुआ है, ठीक है। +2 का, वो भी अपन के 2 एलिमेंट के साथ में, ठीक है। कॉपर कितने हैं बेटा, 2 है, एक कॉपर और दूसरा कॉपर, ठीक है। और आयोडीन भी 2 है, कितने हैं बेटा, आयोडीन भी अपन के 2 है, इसका -1 इसका -1। तो यहाँ यूज में क्या हो रहा है बेटा, सिर्फ प्लस प्लस ही यूज हो रहा है। ये कॉपर है अपन के, इसका भी प्लस इसके साथ में, इसका प्लस इसके साथ में, यानी जो Cu+2 है ना बेटा, वो सिर्फ Cu+ में चेंज हो रहा है, ठीक है। यदि I4 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये अपन के सारे अपन के जो आयन है वो पूरे काम में आ जाते हैं। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे कि भाई Cu+2 किस में चेंज हो रहा है बेटा, अपन का सिर्फ Cu+ में चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके चेंज हो रहा है। तो यहां लिख रहा हूं मैं अपन के Cu+2 चेंज हो रहा है बेटा अपन के Cu+ के अंदर, और इसको बोला जाता है बेटा अपचयन, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया बेटा अपन के चौथा। पांचवा पॉइंट देखो बेटा, पांचवा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बेटा, यानी आपके क्वेश्चन आ जाए कॉपर आयन का समानुपातिकरण कीजिए, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और पांचवा भी इंपॉर्टेंट है बेटा,
कॉपर आयन का समानुपातीकरण। अब समानुपातीकरण क्या होता है? समानुपातीकरण होता है बेटा किसी एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होना, सिर्फ एक तत्व। जो अपन ने रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी थी ना बेटा 10th क्लास के अंदर, ठीक है, तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ होनी चाहिए, लेकिन वहां तो अपन के साथ में कंपाउंड थे यानी यौगिक थे, लेकिन यहाँ क्या करना बेटा सिर्फ एक ही तत्व को लेना। जैसे कॉपर आयन अकेला तत्व है, ठीक है, इस अकेला तत्व का अपन को समानुपातीकरण है। समानुपातीकरण का मतलब होता है किसी एक तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ में होना, ठीक है। अब कैसे होता है इस चीज को आपको समझना, पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं चलो आपके, ठीक है, क्योंकि समानुपातीकरण क्या होता है तो यहां लिख देता हूं मैं अपने नोट लगा के। समानुपातीकरण, समानुपातीकरण इसको ध्यान से समझ लेना आप। समानुपातीकरण क्या चीज है? समानुपातीकरण का मतलब होता है बेटा एक ही तत्व का ऑक्सीकरण में अपचयन। यहां लिख देता हूं मैं अपन के, एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन। अभी बताऊंगा बेटा किस प्रकार ऑक्सीकरण हो रहा है, किस प्रकार अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण व अपचयन, ठीक है ना। देखो मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना आप। जैसे 2Cu प्लस, ठीक है, चेंज हो रहा है बेटा Cu+2 और एक चेंज हो रहा है बेटा Cu के अंदर। अब इसको ध्यान से देखना बेटा, यदि अपन के कॉपर के बेटा देखो दो कॉपर है अपन के पास, ठीक है ना, दो कॉपर है। यदि जो कॉपर है इसको ध्यान से देखना बेटा, कॉपर आयन किस में चेंज हो रहा है Cu+2 में, इसको देखो ध्यान से। और Cu+2 में कब चेंज होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, और जब देने की बात आती है ना बेटा, ठीक है, तो वहां क्या होता है बेटा ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। तो ये अपन के जो यहां लिख देता हूं चलो आपके इधर कि भाई जो Cu+ है वो चेंज हो रहा है बेटा कॉपर के अंदर, ठीक है, और यहां हो रहा है बेटा अपन के ऑक्सीकरण, ठीक है। और दूसरा देखो बेटा ये Cu+ किस में चेंज हो रहा है अपन के, सॉरी यहां +2 करते हैं अपन। ये Cu+ किस में चेंज हो रहा है बेटा? कॉपर में चेंज हो रहा है। Cu+ चेंज हो रहा है कॉपर में। इसको ध्यान से देखो बेटा कि जो कॉपर आयन है, ठीक है, जो किसी को दिया हुआ था वो इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया बेटा, इसने वापस ग्रहण किया। और जहां ग्रहण करने की बात आ जाए ना बेटा, ठीक है, वहां पर हमेशा क्या होता है अपचयन होता है, ठीक है। तो यहां लिख दिया मैंने अपचयन। तो अब देखो बेटा दोनों के साथ में अभिक्रिया हो रही है ना बेटा, एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों जब साथ में हो जाए ना उसको बोला जाता है बेटा समानुपातीकरण, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 5 पॉइंट। अब अगले पॉइंट देखते हैं, उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो बेटा पॉइंट नंबर 6, छठा पॉइंट क्या है। हमेशा ध्यान रखना बेटा ये जो पॉइंट लिखा रहा हूं ना आपको, प्रत्येक पॉइंट एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो छठा क्वेश्चन मान लो आप, ये जो कॉपर आयन है, ठीक है, वो Cu+ से अधिक स्थिर होते हैं, अधिक स्थिर होते हैं, ध्यान रखना। अब क्यों होते हैं उसका रीजन ये है, ये जो कॉपर आयन है ना, चलो कारण लिख देता हूं मैं, कारण ये है कि बेटा ये जो कॉपर आयन है ना, इनकी जो अपन के जल योजन एंथैल्पी है, ठीक है ना, वो अधिक ऋणात्मक होती है। तो यहां लिख देता हूं मैं कॉपर आयन की जल योजन एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। अब इस चीज को समझना बेटा, जैसे पहले चीज तो ये समझो जल योजन एंथैल्पी क्या है। जल योजन एंथैल्पी का मतलब है बेटा कि जो जल के अणु है ना बेटा,
ठीक है, वो किसी भी एलिमेंट को, जैसे ये कॉपर +2 है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को चारों तरफ से घेर लेते हैं बेटा, ये जल का अणु इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है, चारों तरफ से घेर के इसको क्या करेंगे बेटा, अपने में घोल लेते हैं या अपने में विलय कर लेते हैं, उसको बोला जाता है बेटा जल योजन, ठीक है ना। आई चीज समझ, जल योजन है ना, जल से जुड़ जाना। अब देखो बेटा एंथैल्पी यानी ये चीज क्या है बेटा, इसको ध्यान से समझना। जैसे H2 है बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये बंद बने हुए हैं, इसके ऊपर हमेशा क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन पर -2, इस पर +1 और इस पर +1। यदि कॉपर आयन आए, क्या है बेटा, कॉपर आयन, एक तरफ कॉपर आयन है, दूसरी तरफ कॉपर +2 है, यदि ये यहाँ आएगा बेटा, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, ये विलय कब होगा बेटा, जब इसके अणुओं को, ये जो बंद है ना बेटा, इन बंदों को तोड़ेगा ये, ठीक है, ये बंद तोड़ेगा बेटा, तो इसके पास में +1 है और यहाँ तो -2 है ना बेटा, ये इसको स्थिर कर पाएगा क्या बेटा, ऑक्सीजन संख्याओं का मान को कहने का मतलब है बराबर कर पाएगा क्या, उदासीन कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा ना, जबकि ये इसको आसानी से उदासीन कर पाएगा, क्योंकि यहाँ +2 है और यहाँ अपन की क्या है बेटा, -2 है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, ऑक्सीजन हो गया या जो फ्लोरीन है, ये क्या करते हैं बेटा, अपन के आयनिक बंध बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ कौन सा है बेटा, अपन के सहसंयोजक बंध है, ठीक है। जब ये सहसंयोजक बंध टूटेगा, ठीक है, जब सहसंयोजक बंध टूट के कौन सा निर्माण हो रहा है बेटा, अपन के आयनिक बंध का निर्माण होता है, ठीक है, यानी कि मजबूत बंध का निर्माण होगा। आयनिक बंध कौन सा होता है बेटा, मजबूत बंध का। और जब मजबूत बंध का निर्माण होता है ना बेटा, तो उसमें से ऊर्जा निकलती है, क्या होता है बेटा, ऊर्जा निकलती है, ठीक है। और जब अपन को ऊर्जा निकल रही है ना, तो इसका मतलब है कि उसका जो मान है वो क्या हो जाएगा, हमेशा बेटा बंद एंथैल्पी का जो मान है वो किस में आ जाएगा बेटा, नेगेटिव में आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपन के नेगेटिव के अंदर, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको लिखा है कि ये क्या होगी बेटा, अधिक ऋणात्मक होगी। दूसरी चीज है कि ये जो कॉपर आयनों को क्या करता है बेटा, जल अधिक मजबूती से घेरता है, ठीक है, अर्थात लिख देता हूं मैं अपन के, अर्थात कॉपर आयन को जल के अणु मजबूती से घेरते हैं, मजबूती से घेरते हैं, इसलिए इसलिए कॉपर आयन क्या हो जाता है बेटा, स्थिर हो जाता है, Cu+2 स्थिर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना आपको बेटा, विशेष तौर से स्थिर हो जाता है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर रहा हूं बेटा मैं। अब देखो बेटा पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 कौन सा है, पॉइंट नंबर 7 है बेटा, ये जो ऑक्साइड है ना बेटा, ठीक है, ऑक्साइड भी क्या करते हैं बेटा, उच्च ऑक्सीजन अवस्था को स्थिर कर देते हैं। चलो ये भी लिख, हालांकि ये अपन ने पहले पॉइंट में पढ़ लिया था, लेकिन ऑक्सीजन का प्रश्न भी और पढ़ लेते हैं अपन, तो भाई ऑक्साइड ऑक्सीकरण अवस्था को स्थिर कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन क्या है, अधिक विद्युत ऋणी है, ठीक है ना। तो इसका जब अपन कंपाउंड बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे बेटा, देखो चलो अलग अलग बनाते हैं, एक तो स्केडियम का बनाते हैं, एक अपन के टाइटेनियम का, एक वेनेडियम का, एक क्रोमियम का और एक मैग्नीज का, ठीक है, इन सब के बनाते हैं बेटा। स्केडियम का क्या बनेगा, Fe2O3 होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि स्केडियम कितने हो रहा है बेटा, +3। टाइटेनियम का ये आप निकाल के देख सकते हो बेटा, सेम यही आने वाला, टाइटेनियम का होगा बेटा TiO2, ठीक है, वेनेडियम का होगा बेटा V2O5, ठीक है, और क्रोमियम का होगा बेटा अपन के CrO3, ठीक है, और मैग्नीशियम का हो जाएगा, सॉरी मैग्नीज का हो जाएगा Mn2O7, ठीक है ना। ये आप निकाल के देख सकते हो बेटा, सेम में आने वाला है। अब पॉइंट नंबर 8 को देखो बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब बात करेंगे अपन आयरन की स्थिति की, आयरन कहाँ आ रहा है बेटा,
यहाँ पे आ रहा है, यानी ऑक्सीजन अवस्था वापस कम होने लगे बेटा। ठीक है, तो देखो आयरन की स्थिति क्या बोलती है, यहाँ बात करते हैं अपन आयरन की स्थिति की। आयरन की स्थिति क्या कहेगी, देखो बेटा ये जो अपन के मैग्नीज के बाद वाले जो एलिमेंट है ना, ठीक है, इनकी जो ऑक्सीजन अवस्थाएं हैं, ठीक है, इनकी ऑक्सीजन अवस्थाएं क्या हो जाती है बेटा, कम स्थिर हो जाती है, यहाँ कॉपर तक। ठीक है ना, ये क्या करते हैं बेटा, परिवर्तित ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते रहते हैं, इनकी अवस्थाएं स्थिर नहीं होती है। अब स्थिर कैसे नहीं होती वो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ बेटा, कि एफी की स्थिति क्या होती है बेटा अपन के। चलो एक लाइन लिख देता हूं मैं अपन के यहाँ पे, नॉट एमएन के बाद ये जो उच्च ऑक्सीजन अवस्थाएं हैं, ठीक है, वो अस्थिर हो जाती है। एमएन के बाद उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ये हो जाएगी बेटा अपन के अस्थिर। अब जैसे अपन किसी आयरन का एक कंपाउंड बनाते हैं बेटा, स्थिर कंपाउंड बनाते हैं। स्थिर कंपाउंड कैसे बनेगा देखो आपको बताता हूं मैं, चलो उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे उदाहरण है। उदाहरण की बात करें तो जो आयरन है ना बेटा, इसका जो यदि अपन स्थिर बनाते हैं Fe2O3 बनेगा बेटा, स्थिर। ठीक है, Fe2O3 में ये जो आयन है ना बेटा, Fe का कितना हो जाएगा, Fe+3 होगा, ये होगा बेटा स्थिर। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो बेटा आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, वो होता है अपन के 3d6 और 4s2, ये होता है बेटा। जब ये ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करेगा ना बेटा, तो देखो सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एस वाले, उसके बाद में डी वाले को देखो बेटा 6 है, 6 में से जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2 तो निकल गए इसके और एक निकल गया इसके, या इसके बाद में अपन के क्या बचा, 3d5 बचा, और 3d5 किस में आ जाएगा बेटा, स्थिर में आ जाएगा। ठीक है, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में ये जो आयरन है ना बेटा, वो स्थिर हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए अपन इसका लिखते हैं बेटा Fe+3, और जबकि इसकी अधिकतम कितनी है बेटा, +6, और जबकि स्थिर कौन सा है, +3 है, इसलिए इसको लिखते हैं बेटा कि इसकी उच्च ऑक्सीजन अवस्था है ना बेटा, वो अस्थिर होती है। ठीक है ना, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है बेटा, ये जो है ना आयरन, वो अपन के फेरेट आयन भी बनाता है। फेरेट आयन का मतलब होता है कि वो +4 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, तो देखो ये लाइन लिख देता हूं मैं, चलो यहाँ पे, कि जो आयरन है, ठीक है, यानी यहाँ 4 लिख रहा हूं बेटा, रोमन संख्या में मैंने 4 लिखा है। ठीक है, अवस्था केवल फेरेट आयन में होती है बेटा, केवल फेरेट आयन। ठीक है ना, अब आप सोच रहे होंगे फेरेट आयन क्या है, में मिलती है। फेरेट आयन का मतलब क्या है, फेरेट आयन यानी बेटा देखो, ये जो फेरेट आयन है ना, इसको बोला जाता है बेटा FeO4, और इसके ऊपर बेटा आवेश आ जाएगा -2 का। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ में क्या है बेटा, एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, लेकिन ये जो फेरेट आयन है ना बेटा, ये अपन के शीघ्र अपघटित होकर वापस किस में चेंज हो जाएगा बेटा, Fe2O3 में हो जाता है। तो इसका लिख देता हूं मैं, शीघ्र अपघटित हो जाता है, ये हो कर शीघ्र अपघटित होकर Fe2O3 बनाता है बेटा। ठीक है, क्योंकि बेटा क्या है, अस्थिर है, इसलिए तो अस्थिर बोला जाता है, क्योंकि ये जब अपन के +4 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करेगा ना, तो ये थोड़ी देर रहेगा, उसके बाद में वापस अपघटित हो गया, किस में चेंज हो जाएगा, Fe2O3 में, जहां ये क्या है बेटा अपन के स्थिर है। ठीक है, देखो इसकी एक रिएक्शन बता देता हूं मैं आपको, कि जो फेरेट आयन है वो किस प्रकार अपन के स्थिर होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे F4FeO4-2, जब इसको अपन जल के अंदर घोलेंगे, ठीक है, तो अपन के प्राप्त होगा बेटा 2Fe2O3 प्लस 8 OH- और प्लस 3O2, ये बनेगा बेटा अपन के इसका उत्पाद। तो किस में चेंज हो रहा है वापस, Fe2O3 में। ठीक है, आप एक बार इसको लिखो बेटा, थोड़ा मार्कर की जो इंक है वो डाउन हो रही है, फिर आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना, तब तक आप 1 मिनट के लिए लिखो बेटा इसको, मैं थोड़ा इसको रिफिल कर देता हूँ।
अब देखो बेटा इसको, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखो पॉइंट नंबर लेते हैं अपन, ये कितने हो गए, 8 हो गए ना। हाँ, अब देखो पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 है कि ऑक्सोकेटाइन, एक होता है बेटा ऑक्सोकेटाइन। ऑक्सोकेटाइन किसको बोलते हैं, ऑक्सोकेटाइन, इसको समझना है बेटा। ऑक्सोकेटाइन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का साथ में जुड़कर दनाइन बनाना। ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, इनके साथ में जुड़ेगा, ठीक है, इन एलिमेंट के साथ में जुड़ेगा और क्या बनाएगा बेटा, अपन के दनाइन बनाता है, उसको बोलते हैं अपन ऑक्सोकेटाइन। तो यहां लिख देता हूं मैं, धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर धनायन बनाती है, ठीक है। अब कैसे बनाती है वो दिखाऊं आपको मैं। देखो बेटा उदाहरण देते हैं अपन, जैसे चलो उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे उदाहरण है अपन के, जैसे VO2+, ठीक है। यहाँ वेनेडियम अपन के है ना बेटा, वो अपन की कितनी ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करेगा, +4 ही करेगा। कितनी करेगा बेटा अपन के, +4। और यदि ये अपन के इस प्रकार बन जाए कि VO2 और फिर अपन के +2, ठीक है, तो देखो बेटा 2 दूनी 4, भाई इसके अपन कैसे निकालेंगे, इसको V को x मान लिया, प्लस 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 - 2 और ऊपर आवेश कितना है बेटा, +2 है। तो यहाँ देखो 2 दूनी 4 यानी x - 4 = +2, -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा अपन के, x = 4 2 6, ये हो जाएगा ना बेटा, 6 हुआ, कितना होगा, ऑक्सीजन -2 4 +2, ठीक है, ये -6 हो जाएगा बेटा। वेनेडियम +5 ही हो रहा है ना, यहाँ कुछ लोचा हो रहा है बेटा। लोचा ये हो रहा है कि इसको लेते हैं अपन VO2+ लेते हैं, हाँ सॉरी यहाँ लेते हैं बेटा। अब देखो इसको ध्यान से, अब ये समझ में आ जाएगा आपके कि वेनेडियम X, ठीक है, फिर प्लस ऑक्सीजन के 2 का -2 = +1, ठीक है। अब हो गया बेटा x - 4 = +1, तो x = क्या हो जाएगा बेटा, +5, ठीक है। ये जो कंपाउंड बनेगा ना बेटा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा अपन के, धनायन बन जाएगा। यानी ऑक्सीजन किसी के साथ मिलकर यदि धनायन बना रही है तो उसको बोला जाता है बेटा ऑक्सोकेटाइन, ठीक है। जैसे एक चलो उदाहरण और ले लेते हैं, TiO+2, ठीक है। इसमें भी अपन का जो Ti है ना बेटा, इसमें कितनी प्रदर्शित करी थी, ये अपन लिख लेते हैं। इसमें ये जो वेनेडियम है ना बेटा, इस वेनेडियम ने अपन के +5 प्रदर्शित किया था, यहाँ +4 किया था। अब यहाँ देखो बेटा टाइटेनियम है ना बेटा, टाइटेनियम यहाँ पर अपन के प्रदर्शित कर रहा है +4, यानी 4 ऑक्सीजन अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। अब आखिरी पॉइंट है बेटा, देखो सबसे लास्ट पॉइंट, कोई ज्यादा खास वाला बात नहीं, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, मैग्नीज, जो मैग्नीज है ना बेटा, वो उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था कब प्रदर्शित करता है, मैग्नीज में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाता है बेटा, मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कहां प्रदर्शित करता है, एक तो देखो फ्लोराइडों में, ठीक है, और दूसरा रहेगा बेटा अपन के ऑक्साइडों में, फ्लोराइडों और ऑक्साइडों के अंदर। अब इसको देखो ध्यान से, कैसे, जैसे अपन के फ्लोराइडों की बात करें तो MnF4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक तो बन जाएगा अपन के Mn+4, ठीक है, और एक यदि बात करें अपन Mn2O7, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, Mn+7 प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर नहीं लगा ना, सामने लिख देता हूं मैं इसके, Mn+4 कर रहा है और इधर अपन के +7, ठीक है। यानी मैग्नीज परिवर्तित ऑक्सीजन अवस्था दर्शाने के साथ साथ में उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था भी प्रदर्शित करता है। वो किसके साथ में बेटा, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में, यानी फ्लोराइडों और ऑक्साइडों का जब निर्माण होता है, ठीक है। तो अब उम्मीद करूंगा बेटा आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है।
और नहीं क्लियर हुई तो एक बार वापस इसको समझने की कोशिश करना। हालांकि बहुत इजी लेवल में करवा रखा है, तो ऐसी कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं बेटा, ठीक है। तो अब अपन का जो नेक्स्ट क्लास रहेगा ना बेटा, वो रहेगी बेटा इलेक्ट्रोड से रिलेटेड, ठीक है। यानी जो धातु आयन है, जैसे कोई भी अपन का जो धातु सेकेंड आयन है, ठीक है, यानी +2 प्लस में किस प्रकार चेंज होगा, +3 +2 में किस प्रकार चेंज होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर अपन क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।